Okay. Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up 5 questions from previous year's question of economics, GS paper 3. Starting with the first question, how would the recent phenomena of protectionism and currency manipulation in the world trade affect macroeconomic stability of India? So just I've stated that it is dependent on currency exchange rate, inflation, trade competitiveness, capital formation, demand and economy. The protectionism used by USA and UAE would affect India in terms of IT service export, good export, pharma, steel, etc. Whereas currency manipulation by China will impact the trade. तो फिर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं मैंने अलग से समझाया कि फ्यूल इन्फ्लेशन विल इंक्रीज लीडिंग टू द कॉस्ट एडिटिव इन डेली एक्टिविटीज लेस competitiveness in trade would lead to less export and more import causing widening of CAD. Depreciation of rupees will make import costly, affecting the energy security. Example, crude oil prices. Thus, government will be forced to generate demand by public spending on infrastructure subsidy. This will widen the fiscal deficit. Therefore, in longer run, it will affect the macro stability. मतलब ऐसे ये इसकी लिमिट 150 वर्ड्स थी। हाँ देखना होगा। हाँ मतलब स्टार्टिंग में तुमने जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे अफेक्ट करेगा जो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वी आर मूविंग और करेंसी मैनिपुलेशन, तो ये दो चीजें कैसे वर्ल्ड ट्रेड में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करेंगे। तो आप इसको डिवाइड कर सकते थे, मतलब आप तो एक मतलब ग्लोबल सिनेरियो लिया है कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या इम्पैक्ट करेंगे, तो इंडिया में जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं क्या वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि वी आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। और इसमें आप इसको ब्रेक कर सकते थे अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। और फिर मैं मतलब आंसर पे आती हूँ। आपने इंट्रोडक्शन लिखा है तो मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी ये बताने की कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते जो वो बोल रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात करते। पहले आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते कि वहां पे हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, तो उससे कैसे वर्ल्ड ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया के ट्रेड पे। देन आप आते इंडिया वाले लेवल पे कि वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी। हमने अभी जब रिसेंट डिसीजन लिया है ऑफ कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ टैबलेट्स और आईटी प्रोडक्ट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। तो इंडिया वाला एलिमेंट भी लाते कि इंडिया में कैसे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं नहीं। और वर्ल्ड का हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। हम्म। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात करना है इसमें। तो वो आप हाँ, क्या लेके आएंगे मतलब अगर तो वो पहले अगर आप सब। मेंशन भी तो करोगे कि प्रोटेक्शनिज्म हम बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कैसे मूव कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो वो छोटे में लिखना, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये मतलब डिसीजंस लिए गए हैं। फिर उसको कनेक्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया से। मतलब अगर आप बात करोगे कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा इन टर्म्स ऑफ कि हम सेल्फ सफिशिएंसी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, हमें इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं जिन चीजों पे हम मैसिवली इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वहां पे भी हम ग्लोबली कुछ कंट्रीज ऐसे डिसीजन ले रही है कि जहाँ पे मतलब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो हमें इम्पैक्ट करेगा शॉर्ट रन में। तो ऐसे उसको लिंक करते। तो आपने लिखा है यूएसए यू का कि इट वुड अफेक्ट इंडिया इन एरियाज ऑफ दिस, मतलब ठीक है एरियाज आपने लिख दिए पर कैसे अफेक्ट करेगा वो लिखते ना आप। फिर आपने करेंसी मैनिपुलेशन लिखा, बाय चाइना इट विल इम्पैक्ट द ट्रेड अफेक्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फ्यूल इन्फ्लेशन, मतलब चाइना, चाइना के आपने करेंसी मैनिपुलेशन लिखा और फिर आप लिख रहे हो फ्यूल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा। नहीं, वो ट्रेड है सिर्फ। लास्ट में मैंने इसको कनेक्ट किया था कि अफेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये मतलब मतलब हाँ, एक ही साथ लिख देते हैं सेंस नहीं बन कि रहा है थोड़ा सा आंसर में, कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है इसलिए। फिर आपने लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। सो आपने यहाँ पे तो मेंशन कर दिया करेंसी मैनिपुलेशन ऑफ चाइना, फिर आप रुपी की डेप्रिसिएशन पे आ गए। तो या तो एक ही बात करते, एक ही फ्लो में बात करते, उसी में एलिमेंट्स लेके आते। फिर चलो। गवर्नमेंट इट विल बी फोर्स टू जनरेट डिमांड बाय पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सब्सिडीज। सो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है ये भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा। दिस विल वाइडन द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट
आप बात करते हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो बोल रहा है क्वेश्चन, आप एंड में फिस्कल डेफिसिट लेके आए हो। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा या कम होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये आपने एंड में मतलब न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दी कंक्लूजन में। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली आप लेके आ सकते थे आंसर में स्टार्टिंग से, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं और जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी, तो वो कैसे उन फैक्टर्स पे इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एक ये स्ट्रक्चर भी हो सकता था, उसमें फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव बता देते। तो ये मेरा होगा। वैभव, आपको कुछ बोलना? ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। बोलो। हेलो, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, यूर ऑडिबल। तो इसमें मतलब करेंसी मैनिपुलेशन और वर्ल्ड ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है हम्म। और इफेक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों टर्म्स को एटलीस्ट पहले थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था। और ऐसे मतलब यूएस और ईयू ही नहीं करते हैं सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म। और और करेंसी मैनिपुलेशन तो ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग कंट्रीज करती है, इंडिया खुद करता है और करना भी पड़ता है। तो मतलब मैं इसमें ऐसे करता है कि पहले प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करता कि किस वे में हम उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब जैसे मानसिक की जो कमेंट्स थे उससे भी मतलब एक वेगनेस आ रही है कि करेंसी मैनिपुलेशन और प्रोटेक्शनिज्म को हर बंदा अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। हम्म। हाँ, तो मतलब स्ट्रक्चर मतलब आंसर का हर एक इंसान का अलग ही होगा। नहीं, आंसर का स्ट्रक्चर नहीं बट टर्म्स की इंटरप्रिटेशन भी अलग लग रही है। मतलब टर्म्स का जरूरी नहीं इंटरप्रिटेशन अलग कैसे हो जाएगा? कि इसमें प्रोटेक्शनिज्म प्रोटेक्शनिज्म है। हाँ, तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये भी होता है ना कि आप हम मतलब सब्सिडीज दे रहे हैं, हम अपने लोकल इंडस्ट्री को सिर्फ सिर्फ इंपोर्ट को बैन करना इज नॉट प्रोटेक्शनिज्म। हम्म। बहुत सारे तरीके तो से हो सकता चलता ही आ रहा है, जो सब्सिडीज वाली बात है वो तो पहले से चलता ही आ रहा है, बट अभी जो रीसेंट हम है। बात मतलब करते हैं न्यू लिबरलिज्म की, और अब हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में तो बात हो रही है। यहाँ पे लिखा भी तो वर्ल्ड नहीं ट्रेड बट कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, तो तो अगर हम एक्सपोर्ट। अपने अपने इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हैं तो जैसे कि हम्म। डब्ल्यूटीओ में बाकी कंट्रीज गए थे शुगर सब्सिडी के खिलाफ, ब्राजील गया था। हाँ। तो हम्म। मतलब वो भी एक प्रोटेक्शनिज्म है। मतलब ठीक हाँ, है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड ट्रेड को बैन करना इज नॉट ऑलवेज प्रोटेक्शनिज्म इन माय व्यू, क्योंकि वो एक मतलब फॉर अ टाइम पीरियड भी हो सकता है वो मेजर। समझ गई। हाँ, जो आप मतलब ऐसा बोल रहे नहीं हो कि कि ओनली उसको वो मतलब बैन करना या रिस्ट्रिक्शंस लगाना इंपोर्ट पे, उसी को नहीं बोलते, बट क्वेश्चन उसी चीज के बारे में बोल रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आई डिसएग्री, बट चलो लेट्स एग्री टू मतलब डिसएग्री, रीसेंट बट ठीक है। फिनोमेना किस कॉन्टेक्स्ट में आप शिफ्ट देखिए हो रहे बाबा, इसमें क्या है ना कि इसे बोले हाँ मैं मानसी से आप भी बोल रहे सही, वो भी बोल रहे सही, लेकिन यहाँ पूछा है ना कि रिसेंट फेनोमेना प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी हम्म। मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड की बात करना है और कैसे वो अफेक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करना है इंडिया का। वर्ल्ड का बात नहीं करना, इंडिया का बात करना है और कैसे इफेक्ट हो रहा है विथ रिगार्डिंग टू प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड तो मतलब मैं ये नहीं इन कह रहा कि वर्ल्ड कोई ट्रेड। गलत, बस ये कह रहा हूँ हाँ, कि ट्रेड वाला आंसर मतलब ट्रेड वाला पॉइंट इज वैलिड बट इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। मतलब ट्रेड इन पॉइंट की लैपटॉप्स बात बेसिकली। नहीं हो रही, क्वेश्चन हाँ, उसी के बारे में बोल रहा है, मैं बस वो बोल रही हूँ। जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, मैं इन बोल वर्ल्ड रही ट्रेड है, हूँ हाँ, बोलो सब्सिडी इन द देना भी वर्ल्ड फॉर्म ट्रेड ऑफ लिखा हुआ है। प्रोटेक्शनिज्म है। नो आई स्टिल डिसएग्री। अच्छा, ठीक है, फिर तो लेट्स मूव ठीक फॉरवर्ड। है। क्वेश्चन नंबर पे 2। लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैड लैग्ड बिहाइंड इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजन। दो क्वेश्चन था इसमें। हाउ फार द रिसेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो मैंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ हुआ है 1991 से, तो 300 बिलियन से 3.7 हुआ है। whereas manufacturing industrial growth rate has been less from 16.8 to 16 in 2023। तो रीजन वहाँ पूछा था, तो इंडिया इज लार्जली अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, 82% वहाँ पर है।
where MSME faces constraint of capital formation technical skill. फिर more focus on a service sector है, which covers 54% of GDP. Even startup in India are mostly service sector. Agriculture was seen as a subsistence than food processing industry, unlike USA and Australia. The recent changes in industrial policy has not been able to achieve growth desirable. Still, the industry's contribution is only 20 to 22%. Focus on upscaling, rescaling has not been achieved. Presence of ECA 1955 and warehousing problem has been impacting the FPOs. MSME is continued to be micro enterprises. So focus on creating value chain in MSME, FPO, creation of IPR standard and GI type, more focus on rescaling of labor will make desirable impact. बस it है. तो पूछा था कि रीजन बताना था पहले वाला का क्यों है, और सेकंड में कि क्या कितना रिसेंट चेंजेस में हाउ फॉर द रिसेंट चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर केपेबल. तो अभी तक तो नहीं है, मेरा उसमें डिसएग्रीमेंट था कि ज्यादा नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में माइक्रो बेस्ड. हाँ, तो पहले वाले में आपको रीजन देना था कि क्यों हाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इट हैज लैग्ड लैग्ड बिहाइंड भी है. ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में. तो आपने यहाँ पे तो पहले जीडीपी के बारे में मेंशन किया, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग पे आए, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते थे. फिर आपने रीजंस लिखे, इंडिया इज लार्जली अनऑर्गेनाइज, तो आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करी, तो आप लेके आ सकते थे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और वो सब चीजें अवेलेबल नहीं होती. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपको रीजन बताने कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने क्यों लैग बिहाइंड किया. उसके अलावा आप बात कर सकते थे, आपने लिख दिया कि मोर फोकस ऑन सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे आप थोड़ा रीफ्रेज कर सकते थे और इकोनॉमिक्स की टर्म्स आ सकती थी. और विच कवर्स, आपने उसके कंट्रीब्यूशन की बात करी. एग्रीकल्चर इट वाज सीन एज सबसिस्टेंस, मतलब यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ क्यों कम हुई वो कैसे निकल के आया इस पॉइंट के थ्रू. फिर आपने बात करी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो आपने बोला कि बेसिकली इतनी ज्यादा हेल्प नहीं हुई है या फिर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया प्रोविजंस का. तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो रीसेंट चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, पहले तो आप उनका मेंशन करते क्या चेंजेस हुए हैं. आर दे केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और नॉट. तो मतलब कहीं ना कि आपको ये कनेक्ट करना था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं और जो चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्या उनमें कोई कनेक्टिविटी है, क्या जो प्रोविजंस चेंज हुए हैं वो हेल्प करेंगे हमें चैलेंजेस को एड्रेस करने में कि नहीं. तो इस तरीके से लिख सकते थे. वैभव आप बोलो. हाँ, एग्री विद यू कि थर्ड वाला एग्रीकल्चर वाला पॉइंट तो मतलब कुछ भी उसमें नहीं पता चल रहा. और इसमें थोड़ा सा आंसर जो है उसमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब लेबर अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर क्रेडिट का एक बहुत बड़ा इशू होता है. मेरे ख्याल से आप इसको क्रेडिट से लिंक करना चाह रहे थे कि एमएसएमई के पास कैपिटल नहीं आता है. तो अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें फिर हम यहाँ पे वो मेंशन कर सकते थे, वो श्रॉफ्स वगैरह जो होते थे पहले, मतलब कि इसको हम अनइंस्टीट्यूशनलाइज सेक्टर बोलते, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बोलते तो ज़्यादा बेटर रहता. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा वेग लग रहा है, मतलब इन विच सेंस इट इज अनऑर्गेनाइज. क्रेडिट का एक मेजर इशू था, मतलब ये तो सबको पता ही है. फिर ये मोर फोकस ऑन सर्विस सेक्टर, इसमें आप थोड़ा बायस लग रहे हो. फोकस तो सर्विस सेक्टर पे मेरे हिसाब से था नहीं कभी. हाँ, फोकस नहीं था, वही मतलब मैंने फोकस रिफ्रेश तो कर हमेशा से दिया. एग्रीकल्चर पे ही रहा है. तो फोकस मतलब ऐसा अलग से तो शायद नहीं बनाया गया था सर्विस सेक्टर को. वो एक बात अलग है कि वो बन गया ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बट मतलब ये 3 पॉइंट्स थोड़े वीक लग रहे हैं. वेग भी लग रहे हैं और वीक भी लग रहे हैं. हम्म. फिर उसमें कि मतलब आपने बता दिया कि आप डिफर करते हो कि नहीं, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉइंट्स, सॉरी, जो भी रिफॉर्म्स हुए वो इंटेंडेड इफेक्ट नहीं ला पाए. तो बट क्यों नहीं ला पाए उसके थोड़ा सा, अगर उस वे में लिखना था, तो अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो फिर थोड़ा वो लिखना पड़ेगा. और इसका मतलब ये हो सकता था कि जैसे हम ये लिख सकते थे कि यार ठीक है, एमएसएमई के लिए फिर प्री कोविड या पोस्ट कोविड में अलग से सम्मान निधि वगैरह जो आई थी, तो उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. ये एक पूरा पॉइंट बन सकता था. मतलब कनेक्ट का थोड़ा इशू है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं.
फिर आप पूछता है डिफाइन पोटेंशियल जीपी एंड जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स. What are the factors that have been inhibiting the India from realizing its potential GDP? So I mentioned that potential GDP is that which can be achieved when sustainable labor productivity and resources is used. Determinant by inflation, labor productivity, capital formation and currency exchange rate. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे वो लो प्रोडक्टिविटी से डिक्रीज होता है, एडुकेट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने से इंक्रीज करता है, वैसे मैंने बता दिया. फिर लास्ट में फैक्टर्स में बताया कैसे वो इनहिबिट कर रहा है, that have been inhibiting the India from realizing potential GDP, low लेबर प्रोडक्टिविटी इंडिया में. फिर करेंसी डेप्रिसिएशन है, इसमें कॉस्टली हो जाता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, इट कॉजेज फ्यूल इन्फ्लेशन. लो कॉर्पोरेट कैपिटल फॉर्मेशन अराउंड 29% in comparison to public driven expenditure. More focus on service than manufacturing sector volatility in the market due to economic condition. तो ऐसे मैंने इसको लिखा है. पहले तो पूछे डिफाइन करना आपको पोटेंशियल जीडीपी होती क्या है, तो आपने बोल दिया कि उसको अचीव कैसे कर सकते हैं. डिफाइन नहीं किया आपने पोटेंशियल जीडीपी को. और पोटेंशियल जीडीपी बेसिकली हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट जो आप अचीव कर सकते हो, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, वो होता है. फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है. तो पोटेंशियल जीडीपी के लिए आप लेबर सेक्टर के बारे में बात करोगे, उसके जो फैक्टर्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करोगे, आप कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बात करोगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करोगे, या फिर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा और इकोनॉमिक टर्म है, ऐसे करके आप बात कर सकते थे जो इम्पैक्ट करते हैं पोटेंशियल जीडीपी पे. फिर फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग द पोटेंशियल. तो शायद आप इसको क्लब भी कर सकते थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स बताने हैं और फिर फैक्टर्स भी बताने हैं जो हाँ उसी में कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी हो सकती थी उसके थ्रू. रिपीट हुआ था. हाँ हाँ वो हो सकता था इसमें. फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडियाज पोटेंशियल फ्रॉम रियलाइजिंग दिस पोटेंशियल जीडीपी. तो इसमें आप लेके आए हो लो लेबर प्रोडक्टिविटी. अब आप सिंपली आप प्लेनली नहीं लिख सकते हो, ये हर एक सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में. आप सर्विस सेक्टर की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, एग्रीकल्चर की बात करो, तो सब में आप नहीं बोल सकते कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी है. तो आपने खाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर लिखा, तो थोड़ा ये वही हो गया, मतलब टू द पॉइंट नहीं आ पाया. फिर आपने लिखा करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से लीडिंग टू द कॉस्टली क्रूड ऑयल प्राइस फॉर इंडिया. मतलब अगेन यहाँ पे आप लेके आते थोड़ा इसको ब्रॉडर सेंस में लिखते कि जो हम ऐसे सेक्टर्स है जिन पे हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी या वॉलेटिलिटी आ जाती है. फिर आप लिखते कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है, क्रूड ऑयल के बारे में बात करते और बाकी सेक्टर्स के बारे में बात करते. फिर आप बात कर रहे हो लो कॉर्पोरेट कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अराउंड 29% कंपैरिजन टू द पब्लिक ड्रिवन एक्सपेंडिचर. तो इसमें आप लो कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया इसमें. इन कॉर्पोरेट तरफ से कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कम है एज कम्पेयर टू पब्लिक एरिया, तो उसका ड्रिवन एक्सपेंडिचर मतलब आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो. हाँ प्राइवेट है. हाँ हाँ प्राइवेट, तो लो प्राइवेट कैपिटल एक्सफॉर्मेशन. मतलब फिर आप एग्जाम्पल लेके आते थोड़ा उसके थ्रू सब्सटैंशिएट करते, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा और समझ में आ जाता आपका पॉइंट. और मोर फोकस ऑन सर्विस, फिर से आप ये नहीं बोल सकते मोर फोकस ऑन सर्विस हमने किया है. created volatility in the market due to global economic conditions. तो ये थोड़ा और मतलब एग्जाम्पल्स लेके आ सकते थे इसमें जब बोल रहे हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने इंडिया को इनहिबिट किया, तो उसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात कर सकते थे कि उसकी वजह से कैसे जिस मोमेंटम से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी उस पॉइंट ऑफ पीरियड पे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पे, वहां पे कैसे डिस्ट्रप्शन आ गया. तो वो भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मेजर फैक्टर बोल सकते हैं. तो मेरे को यही पॉइंट्स बोलने हैं. वैभव आप बोलो. यार इसमें तो मतलब फैक्टर्स, पहले तो फैक्टर्स जो इनहिबिट कर रहे हैं वो बहुत फार फेच्ड लग रहे हैं. डायरेक्ट उनका रिलेशन मतलब हाउ आर वी कनेक्टिंग इन्फ्लेशन टू जीडीपी ग्रोथ. मतलब अगर इन्फ्लेशन होगा तो जीडीपी तो एक शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ती ही है, हाँ जितना मतलब ज्यादा ये भी इन्फ्लेशन होगा. बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बेनिफिशियल भी हम्म, होती है. हाँ मतलब इन अ शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली, बट मतलब हम्म. इन्फ्लेशन बहुत फार फेच्ड कनेक्शन है इन्फ्लेशन विद जीडीपी का.
और वो बहुत टर्मिनल इकोनॉमिक्स है। और पोटेंशियल जीडीपी मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन जितना मैंने पढ़ा है वो तो ये होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ जितनी हो गुड्स सकती है। एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू, मतलब जीडीपी तो ये होता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जीडीपी ही हो प्रोड्यूस। गई जो आप बोल रहे हो, वो जीडीपी डेफिनेशन ऑफ जीडीपी बोल रहे हो। नहीं, जीडीपी ठीक है लेकिन मैक्सिमम जीडीपी कितनी क्रिएट हो सकती है वाइल यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल, उसको हम्म, पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डिस्कनेक्ट लग रहा है पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे औशिक ने कुछ और डिफाइन, किसी और तरह से डिफाइन किया उसको। हाँ। और मतलब कैपिटल फॉर्म में, और जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब क्वेश्चन ही पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इनहिबिटिंग व्हिच हैव बीन इनहिबिटिंग। हम्म। तो मतलब वो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स होने चाहिए थोड़े से मेरे हिसाब से। अब जैसे लो लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ सर्टन फैक्टर्स, जिसमें मतलब माल न्यूट्रिशन भी आ सकता है, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह भी आ सकते हैं। अब जैसे थोड़े दिन पहले वो था कि 10 10 आवर वर्क डे और 4 डेज अ वीक, हम्म। बजाय कि 8 आवर्स वर्क डे 5 डेज अ वीक। तो उसमें बहुत इशू हो गया था जब यूपी ने किया था। तो कैपिटलिस्ट कंट्री में कभी ऐसा नहीं होता, तो सोशलिस्ट कंट्री या टिंज वाली कंट्री में ही होता है ऐसा। तो वो भी एक इनिबिशन है। एक तो यहाँ पे यूनियन बाजी, मतलब फॉर द लॉस ऑफ अ बेटर वर्ड तो मतलब काफी सारी चीजें हैं, तो ये थोड़े फार फेज लग रहे हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स भी और इनहिबिशंस भी थोड़े काफी फार फेज लग रहे हैं, मतलब जीडीपी से कनेक्शन में देखें। हाँ, मतलब थोड़ा और स्पेसिफिक टर्म्स में बात करनी पड़ेगी औशिक आपको, और इससे पहले स्पेसिफिक। भी एक इमीडिएट कॉज, मतलब एक इमीडिएट फैक्टर है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है जो हमने फैक्टर्स लिस्ट किए हैं। इससे पहले भी एक स्टेप आता है जिसकी वजह से ये सब होता है। होता है। हाँ ठीक है, फिर दीर्घा, डू यू अग्री विद द व्यू पॉइंट दैट steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reason in support of your argument. तो मैंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, इट इज अराउंड 7 to 8% इन लास्ट 2 years, फिर लो इन्फ्लेशन रेट भी रहा है 4 to 5%। तो adequate inflation creates opportunity for jobs. Low food and fuel inflation, in spite of Russia-Ukraine crisis and COVID-19, have made less out-of-pocket expenditure for the consumer. Supported by job creation in manufacturing sector by a PLI scheme, Make in India has been cushioned to the job seeker, where the distribution of free food grain under Food Security and Act have secured food security for the BPLs. However, care must be taken to act against the seasonal food inflation in top horticulture prices. This has been eroding the saving of the public. Further, more focus must be made in the areas like manufacturing sector, especially in MSME, as good percentage to GDP has been less. Then only economic would be in good shape. तो आप पूछा था कि क्या वो है, तो मैं तो 100% डिसएग्री, अग्री तो नहीं करता हूँ इसके ऊपर। तो मैंने बताया कि ऐसा है, लेकिन फिर थोड़ा सा काम करना चाहिए। मतलब ये पूछ रहा, आपका व्यू पूछ रहे कि डू यू अग्री विद दिस हाँ व्यू कि स्टेडी ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप। मतलब पहले तो आप बोलोगे कि हम स्टेडी जीडीपी ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। आप सिंस इंडिपेंडेंस लेके आते कि क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रही, हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, उसके बाद हमने बूम देखा, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते थे। फिर लो इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप और नॉट। तो लो इन्फ्लेशन के बारे में भी बोलोगे कि कहाँ तक, मतलब सर्टन लेवल तक इन्फ्लेशन भी गुड कंसिडर की जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फॉर एज एन encouraging पॉइंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो बात करते, उसकी वजह से उसको फिर कनेक्ट करते, पूरी साइकिल होती है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर ज्यादा जॉब्स होंगी, हाई इनकम होगी, तो हाई डिमांड होगी इन दी इकोनॉमी, तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती है फिर। तो ये लेके आ सकते थे। उसके अलावा लो इन्फ्लेशन में भी फिर आप वो टाइम पीरियड्स लेके आते जहाँ पे लो इन्फ्लेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे इंडिया ने कैसे फाइट किया, या इंडियन इकोनॉमी के स्टेट में थी, वो थोड़ा लेके आते, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा आंसर हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे भी वो थोड़ा दिख नहीं रहा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में आपने बात करी हो, आपने लिखा है कि फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन पार्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। मतलब आप तो डायरेक्ट आज के टाइम की बात कर रहे हो, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन ने।
वो तो ब्रॉडर सेंस में बोल रहा है, तो आप इसको सिंस इंडिपेंडेंस ट्रेस करते तो और स्पेसिफिक हो सकता था। ठीक। वैभव। हाँ, आई एग्री विद मानसी, बट इसमें एक मेन इशू ये है कि जो लास्ट वाली लाइन है उससे आपका आंसर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया पूरा ही। अभी पूरे आंसर में आपने जस्टिफाई किया और लास्ट में क्वेश्चन रेज कर दिया। तो मतलब मेरे ख्याल से ये हर जगह हर आंसर में कंक्लूजन लिखना कई बार वो हो जाता है मुश्किल हो जाता है और वो लास्ट उल्टा सेंटेंस प्ले। जो लिखा है कि देन ओनली इकोनॉमी वुड बी इन गुड शेप, तो आप कहना चाह रहे हो कि इंडियन वो इकोनॉमी इज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इन हो गया गुड पूरा शेप। आंसर। हाँ। तो मतलब पूरे आंसर में आप उसको जस्टिफाई करते रहे और लास्ट में आके आपने उससे भी क्वेश्चन रेज कर दिया। ठीक है। अच्छा, to distinguish capital budget and revenue budget, explain the component of both the budget. तो मैं बताया तो कैपिटल बजट इज यूज फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। एग्जांपल दे दिया, रेवेन्यू में ईयरली टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Objective to increase the productivity and GDP. It objective to run the administrative expenses. Mostly they are taken as loans, bond or capital receipt. They are resourced from revenue receipt. तो कंपोनेंट मैंने बता दिया कि कैपिटल रिसीट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सबका मैंने एग्जांपल दी थी नीचे में। क्वेश्चन बोला था कि डिस्टिंग्विश करना है, फिर एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। सो एक्सप्लेन करना था आपने एंड में, तो सिंपली उसको डिवाइड किया और एग्जांपल्स लिख दिए, एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाई क्योंकि हम इंडिया में बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो वाला एलिमेंट लेके आ सकते थे एक्सप्लेनेशन में। और आपने यहाँ पे डिफरेंस में बात करी, ठीक है, डिफरेंस में थोड़ी यहाँ पे स्टार्टिंग में आप जब डिफाइन कर रहे हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया, उसका मतलब क्या है वो ही तो वो पूछ रहे हैं। ईयरली का लिखा था तो मतलब रेकरेंट, एक साल का। ईयरली नहीं बोल हर सकते, रिकरिंग, हाँ रेकरेंट, रिकरिंग। रेकरेंट नेचर ये बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए थी। वैभव आप बोलो। इसमें मेरे ख्याल से कैपिटल और रेवेन्यू बजट के फर्स्ट पॉइंट के बाद एक्सप्लेनेशन आप वहीं पे कर सकते हो। उसके बाद वाले तो सारे टेक्निकल, मतलब उसके बाद वाले तो अंडरस्टूड से ही है ना डिफरेंसेस, तो वहीं पे एक्सप्लेन भी हो जाता हूँ। हम्म। बट हाँ, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब हाँ से ये छापने पूरा। वाला है। ठीक। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Potential GDP and explain the determinants. What are the factors that have been inhibiting India? हाँ, So potential GDP defined तो as the highest value of the goods and services that economy can produce in a year. Its determinants includes quantity, quality, the resources available, availability of skilled labor force, technological development, capital stock. ठीक है, these are मतलब there are various factors which inhibit। यहाँ पे आपने बात करी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, हाँ ये पॉइंट्स अच्छे हैं, मतलब करप्शन लेके, करप्शन बाद में आ सकता था, और इकोनॉमी के बारे में बात करते, लैगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ यहाँ पे वाइडर पॉइंट्स आए हैं, मतलब नॉट जस्ट स्पेसिफिकली इकोनॉमी की बात कर रहे हो आपने, बाकी एरियाज की भी बात करी है। बट यहाँ पे आपने फिर एक्सप्लेन किया है इंडियाज हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल रिलेटिवली लोअर देन दी अदर। यहाँ पे आप थोड़ा चैलेंजेस लेके आते rather than सिंपली एक्सप्लेन करना उसको। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया हैज बीन लेवल्ड बाय वीक coalition governments for the majority of its independent। यहाँ पे आपने लिखा करप्शन, prevalent corruption has a direct impact on the economy। ये थ्योरेटिकल हो गया, जो आपने पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स अच्छे हैं बट उसको एक्सप्लेन करते, रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको लिखते, तो वो निकल के आता कि कैसे इनहिबिट हुई है हमारी ग्रोथ। मतलब एग्जाम्पल ना लिखने का एक रीजन था इसमें कि उसने बस इतना पूछा था कि फैक्टर्स क्या हैं। मतलब अगर ये पूछता कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड हाउ हैव दे इनहिबिटेड, तो मैं एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान देता। नहीं लेकिन एग्जाम्पल्स तो फिर भी चाहिए, फैक्टर्स भी अगर आप खाली बोलोगे तो आप इतना रिस्ट्रिक्ट करके तो नहीं लिख सकते, आपका आंसर कैसे डिफरेंट टेन होगा, मार्क्स क्योंकि ये तो सबको पता टेन है जो मार्क्स आपने लिखा है।
अब उसको वीव हम्म। करते, जो आप पॉइंट्स लेके आए हो, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करते, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कौन से एरियाज में वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो वो और मेरे हिसाब से मोर क्लोजर टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होता। फेयर पॉइंट, बट हाँ ठीक है, मतलब आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ मतलब वो तो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो वैसे ही बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स होने चाहिए आंसर में, हाँ बस उसको फिर आप किस हाँ तरीके से लिख रहे हो, पुटअप कर रहे हो, वो मैटर करता है। औशिक। नहीं, अच्छा आंसर है। मैं वही सोच रहा था कि इसमें हम्म कि इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमिक्स लेके नहीं आना बेसिकली। हाँ, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बात करी है, उसके बाद हाँ, बाकी एरियाज के नहीं बारे में। लेकिन अच्छा आंसर है। मुझे मुझे हाँ, पहला पढ़ के इसमें एक फ्लो लगा कि हम्म हाँ करप्शन है। लेकिन जो इन्होंने, वही बात है ना कि आप, अब है कि ऐसा जो लिखा है इन्होंने कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो मैं तो लिख देता इसके अंदर में एग्जाम्पल, लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं है पॉइंट पहली बात। आना चाहिए ना, पहले तो पॉइंट आएगा हाँ, तो बता तो देंगे। इनका आया, पॉइंट आया। मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जीडीपी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन से पॉइंट्स है, मतलब इसमें कुछ खास हाँ, नहीं तो है। तो इसके अंदर में फिर आप वो लेके आते, हम्म। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा है। हम्म That was so nice. ठीक है, चलो यहीं एंड होते हैं। So Ashik, you can close the Okay, session. thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow, 2 to answer.